नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने जोरदार बुलेटिन की। और इस शो में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की, जिन पर हम विस्तार से जिन खबरों पर चर्चा भी करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं, आपको बताते हैं आज की 4 महत्वपूर्ण खबरें जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। वो खबरें कौन सी है? तो पहली खबर में बात होगी उस अधर्मी बाबा की, यानी चैतन्यानंद की, जिसे छात्रों से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर चर्चा होगी। कोर्ट में पेशी हुई और पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग की है। इसमें क्या अपडेट है, पल पल की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इस पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात होगी सीएम योगी के उस बयान की, जिसमें उन्होंने दंगाइयों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर अराजकता फैलाने वालों की रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने की कोशिश की तो ऐसा सोचने वाले भी नरक में जाएंगे। महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर भी महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक साजिश की, जिसे एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। अपडेटेड क्या इसमें खबर है वो आपको बताएंगे। और चौथी खबर में बात होगी नूह में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम की, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 खबरों पर नजर रहेगी और बड़ी खबरें भी आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, चैतन्यानंद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की खबर सामने आ रही है। चैतन्यानंद को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस और कल आगरा से किया गया था गिरफ्तार, और आज दिल्ली के सफदरजंग में मेडिकल हुआ है। इसमें अपडेट भी हम आपको बता दें कि इसकी रिमांड भी जो है वो मांगी गई है। पुलिस के द्वारा रिमांड मांगी गई है और पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया। संगीन आरोप हैं, काफ़ी समय से पुलिस तलाश कर रही थी और अब मेडिकल भी हो चुका है, कोर्ट में पेशी भी जारी है और इसको लेकर और जानकारी जुटाने का प्रयास भी। देखिए क्या कुछ है पूरे मामले पर। पुलिस भी तफ्तीश करेगी। 5 दिन की रिमांड की खबर भी जो है डिमांड की जा रही है और पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है चैतन्यानंद। काफ़ी समय से भागने का प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा था, पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है, ये आपको बता दें। पेशी उसकी हो रही है और साथ साथ यहां पर रिमांड मांगने की बात भी सामने आ रही है। पेशी की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सफदरजंग में मेडिकल भी हुआ है। तो ये लेटेस्ट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और जो होटल के बाहर की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। और धर दबोचा गया, इनको एक्शन होगा। अब कानून के अनुसार सजा दी जाएगी और जांच पड़ताल जो है वो आगे बढ़ेगी। इस पूरे मामले की अच्छी से तफ्तीश भी जो है पुलिस कर पाएगी। सबूतों को खंगाला जा रहा है। अब बयान दर्ज होंगे, उन्हीं से पता लगेगा कि पूरा मामला क्या है। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। चैतन्यानंद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है और आगरा से गिरफ्तार किया गया था। सफदरजंग में मेडिकल, पुलिस 5 दिन की रिमांड मांगी। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं लाइव। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए शिवम, अब से कुछ देर पहले जो चैतन्यानंद सरस्वती थे उसको जो है वो दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट लेके पहुंची थी। यहाँ पे ड्यूटी एमएम के सामने चैतन्यानंद सरस्वती को पेश किया, जहां पर दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की। इसके एवज में पुलिस ने ये कहा कि चैतन्यानंद सरस्वती को अल्मोड़ा, फरीदाबाद और दिल्ली में कई जगह लेके जाना है, कई चीज़ों से कन्फ्रंट करवाना है और कई ऐसी जो पीड़िता है, को जो शिकायत करता है, जिनको सामने लेके आना है, उनके बयानों को जो है कंट्राडिक्ट करवाना है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है अपनी दलील रखी थी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि जो आईपैड जो चैतन्यानंद सरस्वती के पास से मिला था, उसका जो पासवर्ड है वो तो उसने चैतन्यानंद सरस्वती ने बता दिया, लेकिन iCloud पे जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसका पासवर्ड उसने नहीं बताया है। तो उस वीडियोस को जो है बरामद करने के लिए उसको कस्टडी चाहिए। लेकिन जो चैतन्यानंद सरस्वती के वकील थे उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि सारी चीज़ें पुलिस के पास है,
आईपैड, फोन्स और तमाम जो उनके जो बैंक डिटेल थी वो उनके पास है। बैंक जो है वो अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तमाम जो पीड़िताओं ने अपने बयान दर्ज कर दिया। तो अब कस्टडी का कोई मतलब नहीं उठता, यह सिर्फ हरासमेंट के लिए कस्टडी जो है मांगी जा रही है। जिसके बाद कोर्ट ने 4:45 यानी 4:45 बजे तक जो फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 4:45 बजे पटियाला हाउस कोर्ट की जो ड्यूटी एमएम है वो चैतन्यानंद सरस्वती के जो पुलिस कस्टडी की जो मांग है दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर फैसला सुनाएगी कि क्या चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। और अगर पुलिस कस्टडी में अगर भेजा, बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा। आप लगातार रजनीश खबर पर नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश ने ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी हमारे साथ यहां पर साझा करी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करना है। खबर देखिए, बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कुछ लोग देश में रहकर गजवाए हिंद को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग देश में रहकर गजवाए हिंद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहा गया है। कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा कि भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है। गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो चेतावनी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दी गई है। गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। नगर निकायों का उन्नयन हो रहा है, शहरीकरण विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना और आपने साफ उनका संदेश कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रव की कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। हिंसा फैलाई तो जहन्नुम का टिकट तैयार है। दंगाइयों को सीधा सीधा यहां पर मैसेज जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़े बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। गजवाए हिंद को बढ़ावा कुछ लोग दे रहे हैं, ये भी कहा गया है, और क्या कुछ खास कहा गया उनके द्वारा?
देखिए, बरेली में जो हिंसा होती है जुमे की नमाज के बाद से, उपद्रवियों ने जो वहाँ पर उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, और उसके बाद से पुलिस ने एक्शन लिया है। अगले दिन ही मुख्यमंत्री बलरामपुर में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो लोग उपद्रव करना चाहते हैं और जो लोग गजवाए हिंद जैसी हरकत करना चाहते हैं, उनको माकूल जवाब दिया जाएगा और उनके लिए अगर कोई ऐसा सोचता है तो जहन्नुम का टिकट उनके लिए काट दिया जाएगा। यानी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई बार इस बात को रिपीट किया कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया या फिर गजवाए हिंद की सोच के साथ कोई आगे बढ़ा तो उनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। तो मैसेज बिल्कुल लाउड है, बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर किसकी सरकार है। उन्होंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि वो मौलाना भूल गया, यानी बरेली के उस मौलाना की बात उन्होंने की, मौलाना तौकीर रजा की, कि वो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। तो यानी बीते 48 घंटों में आप देखिए कि जो घटना होती है आइलम मोहम्मद के बाद से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर मौके पे, हर फ्रंट पे बिल्कुल मैसेज क्लियर किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था का पालन करना होगा, उपद्रव नहीं करना होगा, और जो इससे इतर सोचेगा, अलग सोचेगा, उसके लिए फिर दूसरी व्यवस्था है। गजवाए हिंद वाली जो बात है इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि उसी इलाके में छांगुर बाबा का भी आतंक था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले छांगुर बाबा का जो एक पूरा गिरोह पकड़ा गया, जिसके ज़रिए जो धर्मांतरण होना, अवैध रूप से पैसे का लेन देन होना, धर्म परिवर्तन कराना ज़बरदस्ती लोगों को, यानी उस पूरे इलाके में छांगुर का एक पूरा आतंक था। और वहाँ जो लिटरेचर मिले थे उस दौरान जब कार्रवाई की जा रही थी एटीएस के द्वारा, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र था कि 2047 अभिषेक आप बने रहिए। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था हिंसा को लेकर, एक बार वो भी हम आप दर्शकों को सुना देते हैं, फिर और आपसे राय लेंगे इस पर। बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, तो ये संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, बड़े स्पष्ट शब्दों में कि भाई ना कर्फ्यू लगेगा, ना कुछ रुकने वाला है, आप सिस्टम को परेशान करने की क्या तरीका क्या है, ये आप कैसे कर सकते हैं। साफ संदेश, मौलाना को भी संदेश दे दिया कि आपको ये शायद ये भूल गया था किसकी सरकार यहाँ पर है। इस मैसेज का असर कितना आप धरातल पर देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड, कि भाई और भी जगहों पर, क्योंकि जो पोस्टर को लेकर जिस तरीके से हर जगह प्रदर्शन करने का जो एक योजनाबद्ध तरीके से हम देख रहे थे, कई जगहों पर यह हुआ, अब इस पर नकेल भी कसी जा रही है। पुलिस और मुस्तैद है कि भाई ऐसी कोई अप्रिय घटना दोबारा ना घटे, अगर घटे तो फिर वहां पर भी बल प्रयोग होगा इसी तरीके से जैसे बरेली में हुआ था। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने उसी दिन रात में एक वृहद बैठक की थी और डायरेक्शंस दिए थे सभी जिलों में। हालांकि कुछ जगहों पे लोगों ने पोस्टर्स लगाए, प्रदर्शन किए, लेकिन अभी फिलहाल चीज़ें शांत हैं क्योंकि सख्ती के साथ इसमें एक्शन लिया गया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया जो पीस कमेटियां हैं ज़िलों में वो भी एक्टिव की जाएं, वो भी बात करें लोगों से। और आज ही लखनऊ के एक बड़े मौलाना खालिद रशीद ने भी अपील जारी की है कि भाई अपने मोहम्मद से प्यार करना हो तो ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो एक भी अपील जारी की गई कि अब आगे से ऐसे पोस्टर्स ना दिखाई दें, आगे से आई लव मोहम्मद जो कैंपेन है वो ना हो, ये भी अपील की जा रही है। सरकार भी सख्ती कर रही है, यानी इन सब चीज़ों का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन लोगों ने उपद्रव कर दिया,
चाहे वो कानपुर की बात करें, उन्नाव की बात करें या फिर बरेली में जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कार्रवाई भी की है। और उन्होंने कहा कि कहीं से भी सरकार, आज के अगर आप बलरामपुर के स्पीच को सुनिए, उन्होंने कहा कहीं से भी सरकार किसी के भी दबाव में नहीं आने वाली है। उन्होंने रिपीट किया है इस चीज़ को, यानी सरकार आने वाले वक्त में भी अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो सख्ती से कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल। और जो भी उपद्रवी, अभिषेक यहाँ पर समझना ये भी महत्वपूर्ण होगा, जो भी उपद्रवी यहाँ पर शामिल है, कईयों की प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चिन्हित किया जाएगा और एक्शन को और ज़्यादा बड़े स्केल पर यहाँ किए जाने की बात भी जो है वो भी बड़ी क्लियर यहाँ पर थी। जो मीटिंग, जो हाई लेवल मीटिंग जो उनके द्वारा किए गए थे, उसमें कई दिशा निर्देश दिए गए थे कि ज़रा भी कोताही नहीं बरतनी है, एक्शन आपको तुरंत यहाँ पर लेना है, और एक्शन देखा भी। जी हाँ, बिल्कुल। उसी मीटिंग में तय हो गया था कि जिन लोगों ने ऐसा उपद्रव किया है, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है, लोगों को चोट पहुंचाई है, लीगल एक्शन तो लिया ही जाएगा। उनकी पहचान की जाएगी सोशल मीडिया के जरिए, सीसीटीवी फुटेज से, लोगों से बातचीत करके, ताकि उनसे जुर्माना वसूला जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी फाइलें तैयार की जाए, उनकी क्राइम फाइल जो अगर पहले की भी कोई है तो उस पर भी एक्शन ले जाना शुरू किया जाए। यानी बिल्कुल निचले स्तर तक, माइक्रो लेवल पे जाकर के, अगर बहुत सारा ऐसा होता है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। बिल्कुल। और ये संदेश है अभिषेक कि आगे कोई ऐसा करने की सोचे भी नहीं। ये बहुत स्पष्ट संदेश वहां पर दिया गया है कि आने वाले वक्त के लोग भी याद रखेंगे, पीढ़ियां याद रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अभिषेक ने विस्तार से समझाया पूरे मामले को और बताया क्या कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हवन कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मां कालका शोभा यात्रा से पहले ये हवन हो रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए, और ये पूजा संपन्न जब हो रही है तो उस दौरान जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है, और आप सीएम रेखा गुप्ता को यहां पर देख सकते हैं। मां कालका शोभा यात्रा से पहले ये हवन का जो आयोजन किया गया था, वहां पर सम्मिलित सभी जो कार्यकर्ता भी हैं, जो लोग हैं आसपास के तमाम, वहां पर मौजूद हैं। और सीएम रेखा गुप्ता भी वहाँ पर, आप दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हवन कार्यक्रम में सीएम शामिल हुई हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है, और ये उसी की तस्वीर है। मां कालका शोभा यात्रा से पहले की हवन की ये तस्वीर है, जहाँ स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता वहाँ पर मौजूद हैं और हवन में भाग उन्होंने लिया, हवन संपन्न किया, और फिर ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो हवन कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो मां कालका शोभा यात्रा से पहले इस हवन का आयोजन जो किया गया है, उस हवन कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेखा गुप्ता जी जो हैं वो शामिल हुई हैं, सम्मिलित हुई हैं। ये तस्वीर दिल्ली से, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहाँ हवन का आयोजन किया जा रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया जा रहा है, और उस हवन में कई लोग मौजूद हैं। आगे जाकर श्रीमती रेखा गुप्ता सिंगल गोद उत्पन्ना एवं मम जतिमानसा श्रीमान सतीश उपाध्याय जी भारत द्वार गोद उत्पन्ना एवं सब परिवार, रोहित सभी अपना अपना नाम ले लेंगे, गोत्र का नाम ले लेंगे। बस सब परिवार द्वारा सर्व रोग दोष भय व्याधि पीड़ा दूरी कला हेतु अहम श्रद्धा शक्ति अनुसारेण श्री नव दुर्गा देवी प्रसन्नता हेतु नव दुर्गा देवी निमित्त। तो आपने दिल्ली से रेखा गुप्ता, सीएम रेखा गुप्ता को देखा, हवन में वो सम्मिलित हो रही थी, हवन पूजन में वो भाग ले रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इलाके में सुरक्षा बलों की जांच लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। तो जम्मू कश्मीर के उत्तरी जिले कुपवाड़ा में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंक के मंसूबों को नाकाम कर दिया।
नियंत्रण रेखा के पास कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ सेना ने सटीक और मुस्तैद कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस ताज़ा मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय सुरक्षा बल एलओसी पर चौकसी में कोई कोताही नहीं बरत रही है। देखिए, चलिए इसी पर और जानकारी लेने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी रमन सैनी के पास और अधिक जानकारी के लिए। रमन, क्या कुछ अपडेट है और पूरे मामले को भी अच्छे से समझाइए। जी शिवम, देखिए ये इलाका पड़ता है कुपवाड़ा का, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है, और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक हैदर पोस्ट है भारतीय सेना की। उसी पोस्ट के सामने जो पीओके का इलाका पड़ता है, वहां से सुबह तड़के करीबन 3:30-4 बजे के आसपास में घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से की जा रही थी। 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप था जो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुआ था, और जैसे ही वो लाइन ऑफ कंट्रोल को उसने पार किया तो भारतीय सेना जो है वो सतर्क मोड पर पहले से ही थी, और जैसे ही उनको इस मूवमेंट के बारे में भनक लगी तो तुरंत ही कार्रवाई करते हुए चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया गया। उनको वार्निंग दी गई कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन जब उनकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इनकी शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि लश्कर-ए-तोयबा के ये आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल वर्ड्स का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले काफी समय से नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो या फिर राजौरी पुंछ का जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका पड़ता है, यहां से घुसपैठ करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। और कल ही बीएसएफ के आईजी जो अशोक यादव हैं कश्मीर जोन के, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, बर्फ पड़ने से पहले बड़ी संख्या में आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं, और इसके लिए आतंकी लॉन्च पैड पर ट्रेनिंग लेकर तैयार बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा अलर्ट रहता है जब जब मौसम में तब्दीली होती है, गर्मियों से सर्दियों में आप आते हैं तो बर्फबारी से पहले, यानी कि एक बारी बर्फबारी हो जाती है तो पासिस बंद हो जाते हैं, नाले जो हैं वो बंद हो जाते हैं, ऐसे में घुसपैठ करना मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसलिए कोशिश होती है कि बर्फ गिरने से पहले जितनी बड़ी संख्या में आतंकियों को जम्मू कश्मीर की धरती पर धकेला जा सके, उनको घुसपैठ करवाई जाए, और ये कोशिश लगातार चल रही है। और इन चीजों की ऑलरेडी इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो भारतीय सेना के पास थी, और इसी चीज को देखते हुए भारतीय सेना के जवान लगातार अलर्ट मोड पे थे। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक एग्रेशन देखने को मिला है, दोनों तरफ से भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाया है, तो पाकिस्तान जख्मी हालत में इस समय पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। सैन्य तरीके से तो वो पलटवार कर नहीं सकता है, इसलिए आतंकवादियों का सहारा जो है वो लेता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद भारतीय सेना के निशानों को, भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको निशाना बनाने के लिए, तो ये कोशिश जो है वो लगातार पिछले काफी समय से चल रही है। और इसमें एक बड़ी कामयाबी आज सुरक्षा बलों को मिली है, जिसमें घुसपैठ को न केवल रोका गया है बल्कि 2 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता भी दिखा दिया गया है। बिल्कुल रमन, बड़ी मुस्तैदी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि वो वहां से, क्योंकि उनका काम है वहां से सरहद को पार करके आतंक के यहाँ फैलाना, और हमारे वीर जवानों का काम है उनको जहन्नुम पहुंचाना। लेकिन त्योहारों का सीजन अगर बिल्कुल करीब हो, उस दौरान भी ये घटनाएं जो है कहा जाता है अक्सर बढ़ जाती हैं। त्योहारी सीजन जो है उसके दौरान, और साथ ही साथ अगर मौसम की बात की जाए तो सर्द मौसम से पहले अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां सेना की तरफ से भी की जा रही, क्योंकि मौसम और टोपोग्राफी ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे सेना को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जंगल, पहाड़, बर्फ़, ये तमाम चीज़ें हैं, इसके सामने इंसान बेबस होता है। तो क्या तैयारियां इसको लेकर हैं? देखिए शिवम, बिल्कुल आपने सही कहा कि त्योहारों की सीजन एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से मौसम में बदलाव हो, और ये दोनों एक साथ ही आते हैं। अक्टूबर नवंबर के आसपास में त्योहार के सीजन जो है वो दिवाली तक चलते हैं, भैया दूज तक चलते हैं, और इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो मौसम में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। पहाड़ी जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरीके से जिस इलाके में आज घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, ये कुपवाड़ा का केरन सेक्टर पड़ता है और बहुत दुर्गम इलाका है अपने आप में। वहां तक पहुंचने में भी काफी मशक्कत जो है वो भारतीय सेना के जवानों को करना पड़ता है। तो ऐसे खतरनाक इलाकों से आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और खास तौर पर रात के गुप अंधेरे में अंधेरे का फायदा उठाकर, और जब मौसम थोड़ा फॉगी होता है उस फॉग का फायदा उठाकर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना को इसको लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि पिछले 35 सालों से लगातार यही एक तरीका आतंकियों का रहा है कि जब जब सर्दियां आने वाली होती हैं, बर्फबारी होने वाली होती है, उससे पहले आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो न केवल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बल्कि हिंटरलैंड के अंदर भी जो है एक्टिवेट किया जाता है। कई लेयर की सुरक्षा जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ताकि पहले तो सबसे पहले घुसपैठ करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही उनको मार गिराया जाए। अगर किसी तरीके से वो घुसपैठ कर थोड़ा सा
अंदर आ जाते हैं तो फिर उन्हें रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही ढेर किया जाए। इस तरीके की बहुत सारे उदाहरण ये जो हैं बहुत हमने, जरूरी है कि वो पास में ज्यादा देखे हैं आगे कि किस तरीके ना बढ़े रमन, और उनको वहीं पर मार गिराया जाए, उनको जन्म पहुंचा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त इतना ही था। रमन ने ग्राउंड जीरो से बताया क्या कुछ वहां पर हालात हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। नूह में आरोपियों का पुलिस ने मेडिकल कराया। नूह आरोपियों का पुलिस ने मेडिकल कराया है। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस हिरासत में 3 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। बवाल के दौरान हवाई फायरिंग की भी खबर सामने आई और पुलिस की छापेमारी के दौरान पथराव किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। तो स्थिति यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैसी है। लेकिन पुलिस पर जिस कदर हमला किया गया, 9 आरोपियों का पुलिस ने मेडिकल कराया है और पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजी और ये पुलिस पर हमला, ये तस्वीर है, नूह की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस हिरासत में 3 महिलाएं भी कहा जा रहा है शामिल हैं। बवाल के दौरान हवाई फायरिंग की भी खबर है और पुलिस की छापेमारी के दौरान पथराव किया गया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात।